यूनान और मिस्र ओ रुमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। भारत की आजादी से पहले लिखी गई अल्लामा इकबाल की ये लाइनें भारत के लोकतंत्र बन जाने के बाद और ज्यादा सही साबित हुई। आजादी के वक्त अंग्रेजों ने देश को दो हिस्सों में तोड़ दिया। इसी के साथ अंग्रेजी शासन में तैयार हुई सेना भी दो हिस्सों में बंट गई, लेकिन वो भारतीय लोकतंत्र की ताकत थी। बाद में जहां भारतीय सेना देश का गौरव बनी, लेकिन उसी शाखा से निकली पाकिस्तानी सेना तानाशाह बन गई। पिछले चंद सालों में भारत के पड़ोसी देशों में लोकतंत्र ने बार बार दम तोड़ दिया। जनता का सरकार और व्यवस्था से भरोसा उठ गया। जन सैलाब किसी ज्वालामुखी की तरह सरकारों पर फट पड़ा और चंद घंटों के भीतर ही पूरा सिस्टम ढह गया। ताजा उदाहरण पड़ोसी मुल्क नेपाल का है, जो म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश से होता हुआ लगातार खुद को दोहरा रहा है। लेकिन वहीं भारत के अंदर दाखिल होते ही तमाम विरोधों का स्वर खुद ही भारतीय मानता है। पहले भारत को अनेकता में एकता की ताकत इसे बहुमूल्य संविधान से मिलती है। भारतीय लोकतंत्र की मजबूती को दिखाती यह रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जा, श्रीलंका बांग्लादेश में तख्ता पलट, पाकिस्तान पर सेना की तानाशाही, नेपाल में केपी ओली ने सत्ता गंवाई, फ्रांस से लेकर ब्रिटेन तक आहट, जन आक्रोश से सरकार पर संकट, संविधान ने हिंद को ताकत थमाई, मोदी शासन में लोकतंत्र ने ऊंचाई पाई, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में गुस्साई जनता के सामने सत्ता पर काबिज सरकारें चंद घंटों के भीतर देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ढह गई। अमेरिकी सेना की विदाई के साथ अफगानिस्तान को एक बार फिर तालिबान ने अपने शिकंजे में कैद कर लिया। ये स्पष्ट है कि विश्व भर में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर, लोकतांत्रिक मूल्यों पर खतरे बढ़ रहे हैं, चुनौतियां बढ़ रही हैं। अतिवाद, आतंकवाद जैसी जो वर्तमान समय की जो बड़ी चुनौतियां हैं, वो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा पैदा करती हैं। विस्तारवादी, उपनिवेशवादी प्रवृत्तियां लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए, मूल्यों के लिए और लोकतांत्रिक राष्ट्रों के लिए खतरे पैदा कर रही हैं। और ये जो लोकतांत्रिक मूल्यों को और संस्थाओं को जो खतरे हैं, वो राष्ट्रों के अंदर भी पैदा हो रहे हैं। अनेक तरीके की जो रेडिकल सोच है, आतंकी सोच है, आतंकपरस्त मानसिकता है, उसकी वजह से भी ये जो लोकतांत्रिक संस्थाओं पर खतरे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की कठपुतली सरकार सेना के सामने दम हिलाकर किसी तरह अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं म्यांमार में सेना का दमन चक्र लंबे अरसे से जारी है। यूरोप में फ्रांस से लेकर ब्रिटेन तक जन आक्रोश के सामने सरकारों की नींव डगमगा रही है। लेकिन तमाम विविधताओं और भिन्नताओं के बीच चुनौतियों पर लगातार फतेह हासिल करता दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत आज भी पूरे विश्व का सबसे मजबूत लोकतंत्र बरकरार है। भारत के लोकतंत्र की आत्मा उसके संविधान में बसती है। भारत का संविधान देश के अंतिम छोर पर बसे गरीब नागरिकों से लेकर विश्व स्तरीय नगरों में रहने वाले अरबपति कारोबारियों तक में कोई भेदभाव नहीं करता।
वो भारत का संविधान है, जो अलग अलग धर्मों को मानने वाले और अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले 140 करोड़ देशवासियों को एक सूत्र में पिरोने का असाधारण काम करता है। इस बीच पिछले 11 सालों से केंद्र में सत्ता पर काबिज नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत और सशक्त करने का काम किया। यही वजह है कि यूरोप से लेकर पड़ोसी देशों में तमाम शासन प्रणालियां जन आक्रोश के सामने चंद घंटों के भीतर दम तोड़ दे रही हैं। तब भी भारतीय लोकतंत्र सीना ताने पूरी दुनिया को राह दिखाता है। हमें अपने संविधान पर गर्व है। पड़ोसी देशों को देखिए वहां क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की टिप्पणी हाल ही में संविधान पीठ की सुनवाई में आई। यह वाक्य केवल एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था, बल्कि दक्षिण एशियाई लोकतंत्र की मौजूदा स्थिति पर गहन चिंतन और चेतावनी भरा था। गवई ने नेपाल और बांग्लादेश का हवाला देकर बताया कि संवैधानिक संस्थाएं कमजोर होती हैं। जब जनता का भरोसा व्यवस्था से उठता है तो लोकतंत्र भीड़ तंत्र में तब्दील हो जाता है। भारत का संविधान आज इस मायने में सबसे बड़ी ढाल है, जो बार बार हमें संकटों से निकालकर लोकतंत्र की नींव को मजबूत रखता है। दरअसल नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ भड़के युवाओं का आंदोलन अचानक राजनीतिक तूफान बन गया। महज 2 दिनों में ही हालात इतने बिगड़ गए कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। हालात को किसी तरह रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। लेकिन यह सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है। दुनिया के कई लोकतांत्रिक देश भी पिछले 1 साल में कमजोर हुए हैं। स्टॉकहोम स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस यानी IDEA ने एक रिपोर्ट दी। द ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी 2025 इसका सबूत देती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 में 173 देशों का विश्लेषण किया गया। इनमें से 94 देशों में लोकतंत्र कमजोर हुआ और केवल 1/3 देशों ने ही प्रगति दर्ज की। रिपोर्ट कहती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर सबसे बड़ा असर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, न्याय तक पहुंच और प्रभावी संसद के क्षेत्र में देखने को मिला। लोकतंत्र की इस रिपोर्ट में अमेरिका की स्थिति भी चिंताजनक बताई गई। प्रतिनिधित्व में अमेरिका 35वें स्थान और अधिकारों में 32वें स्थान पर है। केवल भागीदारी के मामले में ही यूएस टॉप 10 में है। रिपोर्ट्स का कहना है कि हाल के चुनावों और राजनीतिक घटनाओं ने अमेरिकी लोकतंत्र की सेहत पर गंभीर सवाल उठाए हैं। लोकतंत्र की गिरावट का सबसे बड़ा हिस्सा अफ्रीका 33% और फिर यूरोप 25% देखा गया। वेस्ट एशिया को लोकतंत्र के मामले में सबसे कमजोर पाया गया। हालांकि यूरोप अब भी शीर्ष रैंकिंग में छाया रहा। डेनमार्क एकमात्र ऐसा देश रहा जो लोकतंत्र के चारों पैमानों यानी प्रतिनिधित्व, कानून का राज, भागीदारी और अधिकारों में टॉप 5 पर रहा। जर्मनी, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लक्समबर्ग भी ऊंचे स्थान पर है। रिपोर्ट्स में सबसे गंभीर खतरे के रूप में प्रेस फ्रीडम में 50 सालों की सबसे बड़ी गिरावट को बताया है। 2019 से 2024 के बीच 43 देशों में मीडिया स्वतंत्रता घट गई। अफगानिस्तान, म्यांमार और बुर्किना फासो सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में से रहे। यहां पत्रकारों पर हमले, केस और सेंसरशिप तेजी से बढ़ी। विश्व भर में अनेक लोकतांत्रिक जो बड़े राष्ट्र हैं वहां पर लोकतांत्रिक मूल्यों पर चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों को बचा करके रखना होगा, संस्थाओं को बचा करके रखना होगा। ये सभी वर्गों की जिम्मेदारी है। नेपाल का जो जेनजी है, जाहिर है कि उसने सड़कों पर आकर के और एक सत्ता का परिवर्तन करके ये बात स्पष्ट रूप से बता दी है, सफलतापूर्वक बता दी है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाए रखने की जो लड़ाई है वो लड़ी जा सकती है, वो लड़ाई जीती जा सकती है। सोशल मीडिया, इनक्रिप्टेड मैसेजिंग के माध्यम से आज का जो युवा है, आज का जो जनरेशन है,
वो लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने में अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकता है, संगठित कर सकता है। इन हालातों की तुलना में भारत का लोकतंत्र और संविधान सबसे मजबूत उदाहरण बनकर सामने आता है। भारत ने भी संकटों का सामना किया। 1975 का आपातकाल हमारे लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला था। उस दौर में मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, मीडिया पर सेंसरशिप लगी और विपक्षी नेता जेल में ठूस दिए गए। और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। लेकिन वही संविधान, वही लोकतांत्रिक चेतना और वही जनता थी जिसने 1977 में इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर कर दिया। और जब जनता ने देखा कि नई सरकार उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, तो 1980 में उन्होंने इंदिरा को फिर से बहुमत में सत्ता सौंप दी। संविधान की खूबसूरती है कि न केवल नेताओं को उनकी सीमा दिखाता है, बल्कि जनता को भी सही रास्ता चुनने की ताकत देता है। भारत की न्यायपालिका इस संविधान की सबसे बड़ी प्रहरी है। 1990 में मंडल कमीशन का मामला जब देश भर में हिंसा का कारण बना, तब सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की पीठ बनाकर यह स्पष्ट किया गया कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होगा और क्रीमी लेयर को बाहर रखा जाएगा। इससे सामाजिक न्याय और समान अवसर का संतुलन बना रहा। 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के बाद देश दंगों की आग में झुलस रहा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धार्मिक आस्था भी संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। – 2019 में आया फैसला संवैधानिक मर्यादाओं में रहा और देश ने बिना बड़े दंगे के उसे स्वीकार किया। इसी तरह 2G स्पेक्ट्रम और कोयला घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को रद्द किया। यह संदेश गया कि राष्ट्रीय संपत्ति का गलत इस्तेमाल करने वाला कोई भी नेता कानून से ऊपर नहीं है। यही वो तंत्र है जिसकी वजह से भारत में जनता का संविधान और न्यायपालिका पर भरोसा बना रहा, जबकि पड़ोसी देशों में भरोसा टूट गया। भारत का संघीय ढांचा भी इसकी सबसे बड़ी ताकत है। केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का संतुलन किसी एक को तानाशाह बनने से रोकता है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता ने भी लोकतंत्र को सुरक्षित रखा। यही कारण है कि हर 5 साल में सत्ता बदलने का अधिकार जनता के हाथ में रहता है और कोई भी नेता खुद को अजय मानने की गलती नहीं कर पाता। चीफ जस्टिस की टिप्पणी दरअसल हमें यही याद दिलाती है कि लोकतंत्र केवल सत्ता का खेल नहीं, बल्कि ये जनता की ताकत का प्रतीक है। भारत ने हर संकट से संवैधानिक रास्ते से ही बाहर निकलने का सबक सीखा। इमरजेंसी हो, मंडल हो, बाबरी मस्जिद विवाद हो या घोटालों का दौर, हर बार संविधान ने रास्ता दिखाया। अब तक भारत ने संविधान को ही सबसे बड़ा हथियार माना। यही वजह है कि जब पड़ोसी देश अराजकता और अस्थिरता से झुलस रहे हैं, भारत का लोकतंत्र और संविधान मजबूती का प्रतीक बनकर सामने आते रहे। ये स्पष्ट है कि भारत में लोकतंत्र का जो भविष्य है वो उज्जवल है और भारत का जो लोकतांत्रिक संस्थाओं को बनाने का जो इतिहास है वो भी जाहिर है कि परिपक्वता से भरा रहा है और जाहिर है कि भारत में अनेकों भाषा, बोली, जाति, धर्म, संप्रदाय और ये अनेक विविधताओं वाला जो राष्ट्र है वो सारी विविधताओं के बावजूद भी एकताबद्ध बना रहा और इसके पीछे भारत के जो विजनरी महान लीडर्स के द्वारा जो स्वतंत्रता संग्राम के समय में प्रयोग किए गए, जो आंदोलन चलाए गए, उसने भी पूरे भारत को एकताबद्ध किया। नेपाल का जेनजी आंदोलन बता रहा है कि नई पीढ़ी अब पुरानी राजनीति और पुराने तौर तरीकों को स्वीकार नहीं करने वाली, लेकिन हिंसा और आगजनी समाधान तो नहीं। भारत का अनुभव ये कहता है कि परिवर्तन का रास्ता केवल संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही निकलता है। जनता को अधिकार भी यही देता है और जिम्मेदारी का बोध भी यही कराता है। मुख्य न्यायाधीश गवई की टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिर्फ गर्व करने की बात नहीं, बल्कि यह भविष्य के लिए चेतावनी है। अगर हमने अपने संविधान और संस्थाओं की रक्षा नहीं की तो हम भी उसी स्थिति में पहुंच सकते हैं जहां आज नेपाल और बांग्लादेश। भारत की उपलब्धि यही है कि संविधान को व्यवहार में उतारा गया।
ये किताब में बंद दस्तावेज नहीं बल्कि एक जीवंत परंपरा है जिसने 75 वर्षों से देश को दिशा दी। इसी संविधान ने हमें लोकतंत्र के अंधेरों से बार बार रोशनी की ओर पहुंचाया। यही वजह है कि भारत आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में गौरवान्वित है, जबकि पड़ोसी देश की स्थिति हमें याद दिलाती है कि अगर संविधान कमजोर हो तो लोकतंत्र केवल एक छलावा बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने सत्ता पर काबिज होने के लिए अपने ही संविधान को फांसी पर चढ़ा दिया। अफगानिस्तान खंडर में तब्दील हो चुका है। तालिबान की तानाशाही कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। वहां बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार की लंबी मेहनत से बांग्लादेश ने तरक्की की उछाल तो भरी, लेकिन इस्लामिक ताकतों ने छात्रों को आगे कर लोकतंत्र का गला दबा दिया। पाकिस्तान में सरकार महज कठपुतली है जो सेना के सामने सरेंडर है। श्रीलंका में सरकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार ने देश को पंगु बनाकर रख दिया। वहीं नेपाल में प्रधानमंत्री केपी ओली को विवाद पैदा करने में ही राजधर्म नजर आता है। नतीजन ये सभी देश खुद अपने हाथों बर्बादी के गवाह बने और इस बीच खड़ा है भारत, मजबूत भारत, सीना तान कर विकास की राह पर लगातार अग्रसर भारत। भारत के पड़ोसी देश पिछले 4-5 सालों से अस्थिर हैं। पहले अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल में सत्ता परिवर्तन के लिए देशव्यापी प्रदर्शन हुए। नेपाल ने सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुए जनजी प्रोटेस्ट के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पद से इस्तीफा देना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पर कब्जा कर लिया और कई मंत्रियों के घरों को आग के हवाले कर दिया। यहां तक कि राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल की निजी आवास पर भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा किया। नेपाल में सोशल मीडिया बैन, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के विरोध में शुरू हुए प्रदर्शन के 30 घंटों के भीतर ही प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। अब भारत के इस छोटे से पड़ोसी देश में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाया गया, जो अगले चुनावों तक बिगड़े हालात को संभालने का काम करेगी। वहीं ऐसे ही हालात कुछ साल पहले भारत के अन्य पड़ोसी देशों में भी पनपे थे, जब सत्ता पर आसीन लोगों को जन आक्रोश के सामने सरेंडर करना पड़ा। नेपाल जैसे हालात साल 2021 में अफगानिस्तान में भी पनपे, जब तालिबान ने काबुल की सत्ता पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान में अमेरिका समर्थित सरकार का पतन हो गया और तालिबान का शासन स्थापित हुआ। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल की तरफ कूच किया। जान बचाने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए और तालिबान ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान फिलहाल आर्थिक संकट में डूबा है, लेकिन तालिबान का राज अब भी कायम है। अफगानिस्तान में विद्रोह के 1 साल बाद यानी साल 2022 तक श्रीलंका में आर्थिक संकट गंभीर हो गया। इसके विरोध में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए और धीरे धीरे एक जन आंदोलन खड़ा हो गया। सड़कों पर आगजनी, राष्ट्रपति आवास, संसद, सभी जगहों पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया। यहां तक कि राष्ट्रपति भवन के पूल में प्रदर्शनकारियों के स्विमिंग करते वीडियो भी सामने आए। बांग्लादेश में पिछले साल यानी 2024 में छात्र आंदोलन की वजह से शेख हसीना की सरकार गिर गई। बांग्लादेश में 2024 के छात्र आंदोलन को दूसरा स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। इसमें सेना की भूमिका अहम थी और इसी वजह से हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ। मिलिट्री का इंटरवेंशन रहा सिविलियन मामलों में, वो भी बहुत ज़्यादा रहा है। और ये जो राष्ट्र हैं वो सिविल मिलिट्री रिलेशंस को सेपरेट करके और उसके बीच में संतुलन साध के नहीं रख पाए। सिविलियन मैटर्स में मिलिट्री का जाहिर है कि अगर इंटरवेंशन बढ़ेगा तो ऐसे में लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत होने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान में तो ये जो इंटरवेंशन है वो इतना ज़्यादा है कि पाकिस्तान की जो जमहूरियत है वो दिखावे की जमहूरियत है। बांग्लादेश में भी ऐसी स्थितियां रही हैं कि वहाँ की मिलिट्री वहाँ पर इंटरवीन करती है और उसने कई बार सत्ता को अपने हाथों में लिया है, साजिशें रची हैं।
5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को पीएम पद से इस्तीफा देकर भारत आना पड़ा। सेना प्रमुख जनरल बाकर उस जमान ने अंतरिम सरकार का ऐलान किया। नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया चुना गया, जो फिलहाल देश की बागडोर संभाल रहे हैं। इसी तरह पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी लगातार राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से हटाने के बाद शुरू हुआ आंदोलन अब भी जारी है। पाकिस्तान में लगातार इमरान समर्थकों की तरफ से विरोध प्रदर्शन, रैलियां और जनसभाएं आयोजित की जा रही है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसे गुट ने उत्तर पश्चिम पाकिस्तान और बलूचिस्तान में हमले तेज कर दिए। लेकिन इन तमाम हालातों के बावजूद भारतीय लोकतंत्र ने पिछले 75 सालों में हर चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया। किसी भी तरह के बदलाव का अधिकार चुनावों के जरिए जनता के पास सुरक्षित रहा। अपने मजबूत लोकतंत्र के बूते ही भारत ने आर्थिक तरक्की की तेज रफ्तार हासिल की। अनेक धर्म और भाषाओं के 140 करोड़ नागरिक होने के बावजूद हर देशवासी खुद को सबसे पहले भारतीय मानता और कहता है, यही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी मजबूती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।